दोस्तों मेरे पास सैमसंग ये 14 5G का मदरबोर्ड मेरे हाथ में है और ये काफ़ी ख़राब हालत में है। इसके ऊपर के सारे बग कॉइल जो होते हैं काफ़ी हद तक बहुत सारे बग कॉइल इसके गायब हो चुकी है। किसी दूसरे टेक्नीशियन ने इनको निकाल दिया है। अब उसे ऐसा लगा होगा कि इन बग कॉइल के ऊपर शॉर्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर 0.40 0.30 का रीडिंग दिखाते रहता है, तो उसे लगा होगा कि यहाँ पर शॉर्टिंग है। और उसे ये भी लगा होगा कि यह कोई कॉइल नहीं बल्कि कैपेसिटर है, क्योंकि ये कैपेसिटर के साइज की होते हैं और इनका कलर भी मिलता जुलता होता है कैपेसिटर से। इसलिए उसे लगा होगा कि ये शायद कैपेसिटर है, तो उसने यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया है। तो मैं एक स्क्रैप बोर्ड लूँगा और वहाँ से सभी कॉइल को निकाल कर यहाँ पर लगा दूंगा। जहाँ पर कैपेसिटर नहीं है वहाँ पर मैं कैपेसिटर लगाऊंगा और जहाँ पर कॉइल नहीं है वहाँ पर मैं कॉइल लगा दूंगा। उसके बाद मैं इसकी आगे की प्रोसेस करूँगा। यहाँ पर दोस्तों CPU के अंदर से भी काफ़ी सारे बॉल्स आपस में मिल चुके हैं और बाहर भी निकले हुए हैं। मैंने जब माइक्रोस्कोप से अच्छे से आई स्कैनिंग किया है तो मुझे दिखा कि इसका CPU भी रिवॉल्व करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर दोस्तों यूएफएस आईसी के नीचे काफ़ी 2-3 ट्रैक जो होती है वो कट जाती है, टूट जाती है, जिसकी वजह से फ़ोन ऑफ हो जाता है, डेड हो जाता है। यहाँ पर अगर हम डीसी रीडिंग देखते हैं तो डीसी रीडिंग 165 170 के ऊपर स्टक हो जाती है जब भी यूएफएस के नीचे के 3 ट्रैक टूट जाती है तब। तो यहाँ पर मैं सीपीयू को भी रिवॉल्व करूँगा, यूएफएस को भी निकालूंगा और वो तीनों ट्रैक को सही करूँगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों शॉर्टिंग। यहाँ पर शॉर्टिंग भी मौजूद है और यहाँ पर लीकेज शॉर्टिंग है। फिलहाल तो यहाँ पर मुझे वीपीएच लाइन फुल शॉर्ट दिखा रहा था और यहाँ पर मैं एक ऐसी रिवॉल्व कर दूंगा जिसके वजह से ये शॉर्टिंग निकल जाएंगी वीपीएच लाइन की। लेकिन यहाँ पर जो लीकेज शॉर्टिंग है वो कहीं और है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं भी बैटरी कनेक्टर के ऊपर रीडिंग चेक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 500 तरह का देख सकते हैं, लेकिन मैं जैसे ही लीड को घुमा दिया तो यहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा है। आप देख सकते हैं ये शॉर्ट है, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। यहाँ पर रिवर्स फॉरवर्ड चेक करना ज़रूरी होता है। तो अभी तक मैंने CPU और यूएफएस आईसी को यहाँ पर लगाया नहीं है। मैं सबसे पहले इस बोर्ड के अंदर से शॉर्टिंग निकालूंगा। शॉर्टिंग निकालने के बाद ही मैं इसका आगे का काम करूँगा। इसको मैंने एक बार फिर से स्कैन किया, कहीं ना कहीं कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, यह मैंने इसके चेक किया और फिर मुझे जहाँ पर डाउट था वहाँ पर काम शुरू कर दिया। तो यहाँ दोस्तों वीपीएच लाइन फुल शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें इस फुल शॉर्टिंग को निकालना है। तो जिस आईसी के ऊपर मुझे डाउट था उस आईसी को सबसे पहले मैं बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि ये आईसी ऑलरेडी पहले एक बार निकल चुकी है शायद। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे बॉल्स मिले हुए हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर मुझे पहले ही डाउट था। ये पहले ही आईसी टेक्नीशियन ने निकाल कर देख लिया था, ठीक है। और यहाँ पर ये बॉल्स आपस में थोड़ा मिले हुए हैं, तो इसको मैं रिवॉल्व करके एक बार लगा कर देखूँगा। अगर शॉर्टिंग हट जाती है तो आईसी ओके है, बॉल्स मिलने के वजह से ही शॉर्टिंग आ चुकी थी, ये हमें समझना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब शॉर्टिंग निकल चुकी है। आप देख सकते हैं वीपीएच लाइन क्लियर हो चुकी है। अब बैटरी कनेक्टर के ऊपर जिस तरह की शॉर्टिंग दिखा रहा था उसे भी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं रिवर्स फॉरवर्ड दोनों तरफ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी क्लियर हो चुका है। तो मैं यहाँ पर आईसी को रिवॉल्व करके लगा दूंगा, उसके बाद फिर से चेक करेंगे। और मैंने पावर आईसी के आसपास के सभी कैपेसिटर के ऊपर मैंने शॉर्टिंग चेक किया, कहीं कोई छोटी लाइन तो शॉर्ट नहीं है। यहाँ पर चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार छोटी छोटी लाइन भी शॉर्ट रहती है जिसकी वजह से फ़ोन ऑन नहीं होता। तो
मैंने आईसी रिवॉल्व किया और यहाँ से वीपीएच लाइन क्लियर हो गई, वीपीएच लाइन की शॉर्टिंग निकल गई। इसका मतलब बॉल्स आपस में मिल गए थे, जिसकी वजह से शॉर्टिंग यहाँ पर आ चुकी थी। तो दोस्तों वीपीएच लाइन क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने यहाँ पर डीसी रीडिंग देखा तो यहाँ पर 0.65 अभी भी दिखा रहा है, 65 मिली एम्पियर, यानी इसका मतलब यहाँ पर अभी भी शॉर्टिंग है। यहाँ पर सीपीयू वगैरह लगा हुआ नहीं है, फिर भी यहाँ पर ऑटो एम्पियर ले रहा है। इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं लीकेज शॉर्टिंग है। तो यहाँ पर मैंने जिस आईसी को रिवॉल्व करके लगाया था, मैंने उसी आईसी को वापस निकाला। वापस निकालने के बाद मैंने फिर से डीसी रीडिंग चेक किया तो अभी भी 65 मिली एम्पियर के ऊपर स्टक हो गया बिना पावर की दबाए। 65 मिली एम्पियर पे स्टक हो गया बिना पावर दबाए। ठीक है, तो अब मैंने मेन पावर आईसी को निकालने का डिसाइड किया, जिसका नंबर है SPU15। इस आईसी को मैं निकाल कर देखूंगा। अगर इस आईसी को निकालने के बाद ऑटो एम्पियर लेना बंद कर देता है तो हम एक दूसरी पावर आईसी ला कर देखेंगे। हो सकता है हम इसी को भी रिवॉल्व कर कर लगा सकते हैं, लेकिन हमारा समय ख़राब होगा क्योंकि ये छेड़ा हुआ फ़ोन है। हो सकता है अगले टेक्नीशियन ने इसको भी छेड़ा होगा, जिससे आपस में बॉल्स मिल गए, जिसकी वजह से ये हाफ शॉर्टिंग दिखा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर न्यू आईसी ही लगाऊंगा। अब जो आईसी मैंने पहले रिवॉल्व करके लगाया था, मैंने उसको वापस लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर अब शॉर्टिंग निकल चुकी। यहाँ पर मैं क्लीनिंग करके देख लूँगा क्योंकि यहाँ पर ऑटो एम्पियर लेना बंद कर दिया। डीसी में मैंने चेक किया तो ऑटो एम्पियर लेना बंद कर दिया, इसलिए मैंने पहले आईसी रिवॉल्व करके लगाया था उसको वापस लगा दिया। अब यहाँ पर बारी है न्यू पावर आईसी लगाने की। अब न्यू आईसी लगाने के पहले एक बार आसपास के कैपेसिटर के ऊपर शॉर्टिंग चेक जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ कैपेसिटर हाफ लीकेज होते हैं, जिसकी वजह से पावर आईसी में शॉर्टिंग आ जाती है। अब यहाँ पर मैंने सब कुछ चेक किया लेकिन मुझे कोई शॉर्टिंग नहीं दिखी, तो मैं यहाँ पर न्यू आईसी लगा दूँगा। पावर आईसी लगाने के बाद मैंने इसका डीसी रीडिंग चेक किया तो अब यहाँ पर कोई भी ऑटो एम्पियर नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसमें सीपीयू को वापस लगा दूंगा और यूएफएस को भी लगा दूंगा। और ये वही ट्रैक्स है जो यूएफएस के नीचे से टूट जाते हैं, इनके ऊपर मैं जंपर लगा दूंगा क्योंकि इसके जो बॉल्स है ये अपनी जगह पे ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन ये कहीं भी गड़बड़ कर सकते हैं। फ़ोन कई बार अपने आप चलते चलते बंद हो जाता है। ये भले ही टूटे हुए ना दिखे, लेकिन फिर भी इसके ऊपर जंपर लगा के ही रखना है क्योंकि ये बाद में दिक्कत ना दे। वीडियो को मैंने काफ़ी स्किप कर दिया है, यहाँ पर रिवॉल्विंग वगैरह के प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया, सीधा मैंने रिवॉल्व करके अभी यहाँ पर मैं सीपीयू और यूएफएस को लगा दूँगा। सीपीयू यूएफएस लगाने के बाद मैंने फिर से डीसी रीडिंग चेक किया, कोई भी ऑटो एम्पियर इसमें नहीं ले रहा था। और मैंने चेक किया तो फ़ोन ये ऑन हो गया था डीसी मशीन के ऊपर। उसके बाद मैंने इसको सीधा फ्रेम में फिट कर दिया और चार्जिंग पे लगाया तो इसमें चार्जिंग लोगो आ गया। बैटरी काफ़ी लो थी जिसकी वजह से इसको समय लगेगा, और ये जब फर्स्ट स्टार्टिंग होगा तो ये काफ़ी समय लगाएगा ऑन होने में। हो सकता है इसका अगर जीपीटी इनवैलिड रहता है, ऐसी कंडीशन में भी ये समय लगाता है, तो प्लस 64 से जीपीटी इनवैलिड को हटा देना है। दूसरा रीज़न होता है अगर सीपीयू काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है, ऐसी कंडीशन में भी यह काफ़ी समय लगाएगा ऑन होने में, और ऑन अगर हो भी गया तो ये रुक रुक के चलेगा और हैंग होगा और सिस्टम क्रैश होते रहेगा बार बार। इसलिए इसके नीचे सीपीयू के नीचे थर्मल पैड लगाना है। थर्मल पैड इतना मोटा लगाना है कि ये डिस्प्ले फ्रेम के साथ पूरी तरह से चिपक जाए, बिल्कुल भी इनके बीच में गैप नहीं होनी चाहिए, और सीपीयू की सारी हीट फ्रेम में चली जाएंगी, जिससे फ़ोन फास्ट हो जाएगा और सही से चलेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। मैंने काफ़ी सारे फ़ोनों में जब थर्मल पैड लगाते हैं तो फ़ोन अच्छे से चलना शुरू कर देता है। स्पेशली सैमसंग के ये 14 5G में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, और काफ़ी सारे ऐसे फ़ोन होते हैं जिनमें अगर हम CPU रिवॉल्व करते हैं तो काफ़ी सारे टेक्नीशियन थर्मल पैड वगैरह बिल्कुल नहीं लगाते, कस्टमर को ऐसे ही थमा देते हैं, जिससे फ़ोन स्लो चलता है और काफ़ी धीरे धीरे चलता है, हैंग होता है, और ग्राहक बोलता है कि पहले जैसा नहीं चल रहा है। सैमसंग में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर मैं देखा कि सैमसंग ये 14 5G काफ़ी लेट
ऑन होता है काफ़ी समय लगाता है, 15 से 20 मिनट लगा लेता है ऑन होने में, जब भी हम इसका सीपीयू और यूएफएस रिवॉल्व करते हैं या फिर इनकी ट्रैक बनाते हैं तो ये कारण होता है हीटिंग का। तो जीपीटी इनवैलिड अगर है तो +64 से एमबीआर कर दो तो ये फिक्स हो जाएगा, उससे भी फ़ोन फास्ट ऑन हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी लेट हो रहा है तो आपको ध्यान देना है सीपीयू की तरफ, सीपीयू का जो थर्मल पैड होता है उसके तरफ ध्यान देना है, थर्मल पैड लगाना है। थर्मल पैड लगाओगे तो आपका फ़ोन अपने आप अच्छा हो जाएगा और सिस्टम क्रैश नहीं होगा बार बार और हैंग भी नहीं होगा। मैंने ऐसे काफ़ी सारे सैमसंग A14 5G बनाया है जिसमें इस तरह की दिक्कतें रहती है, तो आपको बस थर्मल पैड लगाना है। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक की जय हिंद, जय भारत।